वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यार कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हमने क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो कल हमने बेसिक बातें करी थी कैसे साइंटिस्ट ऑरिस्टेड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बताया था कि मैग्नेट का क्या रिलेशन है करंट के साथ में। क्योंकि उससे पहले सब लोग यही जानते थे कि मैग्नेट अपने आप में एक नेचुरल प्रॉपर्टी रखने वाली कोई एक सब्सटेंस होती है जिसका किसी और पर डिपेंडेंसी देखी नहीं जा सकती या देखी जाएगी। ऐसे कुछ फिनोमिना को लेकर चर्चा हुई, बात करी हमने, तब हमने प्रूव भी किया अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाकर कि कहाँ पर जो करंट जब फ्लो कर रहा था किसी करंट कैरिंग वायर में, तो वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। जिस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया था वहां पर रखी हुई मैग्नेटिक कंपास ने। तो कल की क्लास के दौरान मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो उन क्वेश्चंस के दौरान जो आंसर्स है हम उन आंसर्स को देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस थे, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस थे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है उनके बीच में किस तरह से रिलेशन बनता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्या था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं फिर से क्वेश्चन सारे बना देता हूं, आपके पिछले क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। कि मेरे पास में कोई एक करंट कैरिंग वायर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है और इसके पास में एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है Q। अब जो चार्ज रखा हुआ है ये बिल्कुल रेस्ट में है, कोई भी मोशन इस चार्ज का नहीं देखने को मिल रहा है। वही दूसरी तरफ मैं बात करूं तो इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। एक चार्ज जो रेस्ट में रखा है और दूसरी तरफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम चार्ज की जानते हैं। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो क्या बनाएगा अपने आसपास में? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये चार्ज अपने पास में बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं करंट कैरिंग वायर की बात करूं तो करंट कैरिंग वायर के लिए ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो चार्ज रेस्ट में नहीं रहेंगे, वो चार्ज किस में रहते हैं? मोशन में। और मोशन वाला चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर के पास में दोनों ही फील्ड होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए और कौन होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वायर के पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी हमारे इस टॉपिक पर बोर्ड के अंदर अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मेरे करंट कैरिंग वायर के पास में जब किसी चार्ज को रखा जाता है तो उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स का पता लगाइए। ऑप्शन ए लगने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ऑप्शन बी लगने वाली फोर्स मैग्नेटिक होगी, ऑप्शन सी लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक होगी, ऑप्शन डी कोई भी नहीं होगी, ऑप्शन ई हो सकता है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हो जाए हमारा, ऑप्शन ए एंड बी। अब देखो ऑप्शन ए में कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये समझ लो कुछ भी हो, चाहे चार्ज हो, चाहे मैग्नेट हो, चाहे करंट कैरिंग वायर हो, चाहे दो चार्जेस हो, चाहे दो मैग्नेट हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा दो बॉडीज के बीच में लगनी ही लगनी है। क्यों लगनी है? क्योंकि ये बनने वाली फोर्स का कारण होता है मास। अब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो विदाउट मास एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम दूसरी थ्योरी की बात करें, रेडिएशंस की बात करते हैं, ये बोल देते हैं कि रेडिएशंस वेव्स हमारी मासलेस क्वांटिटीज रहती हैं। लेकिन हम उन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं बेसिकली जो हमारी बॉडीज या पार्टिकल को लेकर बात हो रही है। अगर कोई सब्सटेंस हमने बनाया है तो वो विदाउट मास तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये तो सुनिश्चित हो ही गया, कंफर्म हो ही गया, तो ये तो लगनी लगनी है। अब हमारा सिर दर्द है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ में। अब करंट कैरिंग वायर के साथ में मैंने कहा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसके साथ में? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि करंट कैरिंग वायर ओनली कंटेन मैग्नेटिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कंटेन नहीं कर रहा? जब करंट कैरिंग के वायर के अंदर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस मोशन में, तभी तो वो करंट बना रहे हैं। और जब वो करंट बना रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बन पा रहा?
इसके पीछे की थ्योरी जान लेते हैं। इसके पीछे की थ्योरी क्या है? अब देखो, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, यही से हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली। बाकी तो सारे बच्चे याद कर ही लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में कैसा रहता है, सर्कुलर कॉइल के पास में कैसा रहता है, सोलेनोइड के पास में कैसा रहता है। बाकी के ये जो हम डीप नॉलेज की बातें कर रहे हैं, इनसे हम लोग दूर भागते हैं, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ जाना आसानी से काफ़ी डिफिकल्ट रहती है। अब जान लेते हैं क्यों चार्जेस जब मूव कर रहे हैं उसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्यों नहीं है। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मान लेते हैं कि क्यों नहीं होता, कि ये मेरे पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास में 50 पॉजिटिव चार्ज है और 50 इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। अब जब 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव, तो इस कंडक्टर का जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज कितना होगा? 0। अब इस कंडक्टर का नेट चार्ज 0 हो गया, ठीक है, तो चार्ज अभी इसके पास में है नहीं। जब चार्ज नहीं है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बन रहा। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को ले जाकर कनेक्ट किया बैटरी के साथ में। जैसे ही बैटरी के साथ में कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होने लग गया। इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर हमारे चार्जेस मूव होने लगे। अब हमने बाहर से जो सोर्स लगाया है वो कोई एक्स चार्ज इसके अंदर ले जाता है और वही एक्स चार्ज इसके अंदर से बाहर निकाल देता है। मींस जितने चार्जेस इसके अंदर जा रहे हैं उतने ही चार्जेस दूसरी तरफ से निकलकर बाहर आ रहे हैं। तो अंदर तो कोई चार्ज बच ही नहीं रहा है। जब अंदर कोई चार्ज रुक नहीं रहा तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का, करंट कैरिंग वायर का नेट चार्ज तो हमेशा कितना ही रहेगा? 0। तो जब नेट चार्ज 0 रहेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाता। लेकिन मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सिर्फ वायर के लिए हो रही है। वायर के अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं क्योंकि वो चार्जेस नेट चार्ज की वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जिस एक तरफ से वो जितने चार्जेस एंटर कर रहे हैं दूसरी तरफ से उतने चार्जेस उसके अंदर से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आने जाने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हो गया बैलेंस। और पहले से तो उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव थे तो बॉडी हमारी न्यूट्रल थी। तो इस वजह से अब मैं बात कर लेता हूं, ये बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बना रहा है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड पर कोई भी इंपैक्ट दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। नेचर की जो हमारी फोर्सेस है, हमारी नेचर की जो फोर्सेस है उनके लिए सबसे बड़े नखरे की बात क्या है कि पहली फोर्स है हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स, तीसरी हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब खास बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ नखरे उठाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के। अगर तुमने इसके सामने मैग्नेटिक फोर्स ला रखा, किसी भी कोई भी लेना देना नहीं है, नजर उठाकर भी नहीं देखेगी ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। नहीं, मैग्नेटिक फोर्स अच्छी नहीं, हम इलेक्ट्रिक फोर्स इसके साथ में रख देते हैं। किसी भी टाइप से परेशान कर रहा है वायर। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में मैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स रखता हूं तो ही इन दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन दिखाई देगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर बी रिपल्सन फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहती है। ग्रेविटेशनल को मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स भी इंपैक्ट दिखाती है मैग्नेटिक फोर्स के साथ में। अब इसके सामने तुम ग्रेविटेशनल फोर्स रखो, इसके सामने इलेक्ट्रिक फोर्स रखो, इसको कोई भी लेना देना इनसे नहीं है। लेकिन खास और अच्छी बात क्या हो जाती है कि मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन दिखाने के साथ साथ ये हमारा रिपल्सन भी शो कराती है। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इसके सामने अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होगी तो इनके बीच में आपस में कोई इंपैक्ट दिखाई देगा। और इसके लिए भी खास बात यह है, ये फोर्स भी अट्रैक्टिव और ये फोर्स भी रिपल्सिव होती ही होती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, लेकिन जब समझ जाओगे तो मजा जरूर आ जाएगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर ये एक दूसरे पर
किसी भी टाइप का इम्पैक्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला वायर, तो इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होगी, इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होगी, ना तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर पा रही है और ना इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स काम कर पा रही है। तो फिर क्या है, देखो ये है कि इसके पास में मास है और चार्ज के पास में भी अपना खुद का मास होता है, कि मास कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये कहानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में बताई भी थी कि ये इसके बिना, क्यू मास के बिना नहीं रह सकता, जबकि मास क्यू के बिना रह सकता है। तो मास होने की वजह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स इसका आंसर दे देंगे। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता हमारा, तो हम आंसर क्या लगा के आते, नन, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 बना लेता हूं मैं इसी कॉन्सेप्ट पर। ये मेरा करंट कैरिंग वायर, इसके पास में रखा है चार्ज, इस बार चार्ज जो है वो मोशन में है, और करंट कैरिंग वायर का मतलब है कि करंट के अंदर चार्जेस है, चार्जेस तो मूव कर ही रहे हैं, तो वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नहीं, वायर क्या बनाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। और भाई साहब क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि अब भाई चार्ज मोशन में आ चुका है और मोशन वाला चार्ज दोनों ही फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि मेरे पास में कोई एक चार्ज है जो कि रेस्ट में है, दूसरा चार्ज है जो कि किस में, रेस्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में कैसा फील्ड देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में नहीं रहेगा। अब हम मान लेते हैं कि मेरे पास में चार्ज है Q, ये भी मूव कर रहा है, दूसरी तरफ भी चार्ज है Q, ये भी मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच में लगने वाले फोर्सेस इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। अब ग्रेविटेशनल की बात नहीं कर रहे हम, दो ही लोगों के रिलेशन की बात कर रहे हैं, चार्ज की और मैग्नेट की। अब मेरे पास में ये 4-5 फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद में मैं एक और फॉर्मूला बना देता हूँ या एक और क्वेश्चन तैयार कर देता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन ये आ जाए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स बीम ट्रेवल कर रही हैं, एक तरफ हमारी इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे अल्फा पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं। एक तरफ मेरी इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल कर रही है और दूसरी तरफ मेरे अल्फा पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स देखी जाएगी। ये अपने आप में पार्टिकल है, यहां पर मैं किसी कंडक्टर के अंदर इनको फ्लो नहीं करवा रहा, सिंपल मैं पार्टिकल को फ्लो करवा रहा हूं। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं मींस नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, सिंपल पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, तो दोनों बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में कौन से फील्ड लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही फोर्स यहां पर इन दोनों के बीच में देखी जाएंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी देखी जाएगी और दूसरी मैग्नेटिक फोर्स भी इनके बीच में देखी जाएगी। अब देखो ये पार्टिकल है तब ये दोनों फोर्सेस बना रहे हैं, ये एक इसलिए बना रहा है क्योंकि ये कंडक्टर है, ये एक वायर है, और हमें आगे जाकर इस कॉन्सेप्ट में जो हमारा ये चैप्टर चलेगा वहां पर हम वायर ही यूज में लेंगे। चाहे इस वायर को कभी हम स्ट्रेट रखेंगे तो कभी इस वायर को सर्कुलर बना देंगे, तो कभी इस वायर की हम सोलिनॉइड बना देंगे। बस हम इस वायर के साथ में ही हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को चलाएंगे। क्योंकि अगर मैं चार्ज को लेकर इस चैप्टर को बनाऊं, इस चैप्टर को चलाऊं, तो वहां पर दिक्कत ये हो जाएगी कि चार्ज मुझे मोशन में रखना ही पड़ेगा, रेस्ट में मैं चार्ज को रख नहीं पाऊंगा।
अब चार्ज भी मोस्ट रेस्ट में रहा तो उसको मुझे बार बार बताना पड़ेगा, तो इस बार मुझे बार बार ना बताकर मैं एक काम ही लगा देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से हमें समझ में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से ये समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पर करंट है, और करंट है तो चार्ज मोशन में, फिर चार्ज के बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। अब ये हमारी बात है, जो हमारा क्वेश्चंस था वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ये जो फील्ड बन रहे हैं, इनके पीछे का कॉज क्या है। हम बार बार नाम दे रहे हैं कि ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी एक स्पेस होगा, किसके आसपास ये स्पेस होगा? पहली बात, हो सकता है कोई मैग्नेट हो सकता है कि कोई करंट कैरिंग वायर हो, और हो सकता है कि कोई मूविंग चार्ज हो। मींस मैं यहां पर मैग्नेट रख लेता हूं, अभी ये मैंने रख ली मैग्नेट। अब मैग्नेट और चार्ज में रिलेशन क्या है कि देखो, चार्ज जो होता है वो होता है एक पॉजिटिव, और चार्ज होता है एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर के साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अकेले रह सकते हैं। लेकिन जब मैं मैग्नेट की बात करता हूं तो मैग्नेट हमेशा अपने डायपोल में चलेगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। यहां से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन याद आता है कि अगर मैग्नेट मेरे पास में है, क्लास 6 के स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन बन जाता है कि अगर मैग्नेट मेरे पास में है और मैं मैग्नेट को बीच में से काट देता हूं, कट कर देता हूं इस मैग्नेट को, तो अब मुझे ये बताओ कि इसके दो पीसेस जो बनेंगे, ये नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, या फिर दोनों पीसेस के पास में दोनों ही पोल होंगे। तो जैसे हम तो ये समझ लेते हैं कि ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट ओनली एज अ नॉर्थ पोल और ओनली एज अ साउथ पोल। इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट विद बोथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। तो कितने भी छोटे पीसेस में हम इसको डिवाइड करते चलें, ये मैग्नेट के पोल कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि मैग्नेट के पास में डाई पोल होते हैं, दो पोल मैग्नेट के पास में होते हैं। अब मेरे पास में जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करती है, द स्पेस सराउंडिंग द substance which is like magnet, which is current carrying conductor or either be a moving charges। इसके आसपास एक स्पेस बनेगा, इसका एक सराउंडिंग तैयार होगा, जिस स्पेस को कोई दूसरा सब्सटेंस क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो सुनो, यहां से क्या बात आ जाती है कि ये मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया, जिस टाइप की मैग्नेट उस टाइप से उतना इंटेंसिटी का इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लिया। तो इस मैग्नेट की वजह से इसका जो फोर्सेस जितनी दूर तक डिस्टेंस कवर कर रही है, उस फोर्स को कोई दूसरा सब्सटेंस एक्सपीरियंस करेगा। अब ये दूसरा सब्सटेंस क्या होगा? या तो मैग्नेट हो सकती है, या तो मैग्नेट हो सकती है, या फिर करंट कैरिंग वायर हो सकता है, करंट कैरिंग वायर हो सकता है, और या फिर कोई मूविंग चार्ज हो सकता है। क्योंकि तीनों के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो तीनों में से कोई भी आकर यहां पर इस स्पेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। कि अभी मान लेते हैं ये एक्सपीरियंस करने वाला सब्सटेंस कोई मैग्नेट है। अभी एक्सपीरियंस करने वाला सब्सटेंस अगर मैग्नेट है, तो जैसे जैसे हम इसको आगे लेकर आएंगे
यहां तक अभी कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे ही इसके स्पेस के अंदर एंटर किया, जहां पर इसका ये फील्ड स्टार्ट होता है, अब इस पॉइंट पर आते ही ये मैग्नेट एक फोर्स फील करेगी, आइदर अट्रैक्शन का और रिपल्सन का। अब कब ये मैग्नेट अट्रैक्शन का और रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करेगी या फील करेगी? इससे रिलेटेड बात ये आ जाती है कि अगर मैग्नेट के नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल हैं एक दूसरे की तरफ, तो वहां पर क्या देखा जाएगा? रिपल्सन। साउथ और साउथ है तो भी क्या देखा जाएगा? रिपल्सन। और अगर नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ है तो दोनों के बीच में क्या देखा जाएगा? अट्रैक्शन। तो यहां से एक सिंपल सी लाइन तैयार हो जाती है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारी मैग्नेट से जुड़ी हुई बात। अब कोई पूछ ले व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस सराउंडिंग द सब्सटेंस, द स्पेस सराउंडिंग द सब्सटेंस ब्रैकेट में आइदर अ मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज, और दैट स्पेस या दैट सराउंडिंग which experienced by the another substance, either तीनों में से कोई भी, एक्सपीरियंस द स्पेस या सराउंडिंग, और उस स्पेस सराउंडिंग में वो क्या फील करेंगे? एक्सपीरियंस फोर्स। और अगर ये मैग्नेट है तो फिर यहां पर ये क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। क्या बन के तैयार हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फोर्स। और जब हम मैग्नेट की बात कर ही रहे हैं तो फिर हमारी इस मैग्नेट को हम कैसे भूल सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इस मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। क्या बोल देते हैं हम इसको? एक बार मैग्नेट बोल देते हैं। अभी मैं मैग्नेट को लेकर इंट्रोडक्शन खत्म कर देता हूं, क्योंकि ये मैग्नेट है, अपने चारों तरफ क्या बना रही होगी? अपने चारों तरफ ये एक फील्ड बना रही होगी, और इस फील्ड को कोई दूसरी मैग्नेट आकर क्या करेगी? एक्सपीरियंस करेगी। अब ये जो फील्ड इसके चारों तरफ बन रहा है, इसके बनाने के पीछे के रीजन होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको बनाने का रीजन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कहा जाता है कि कुछ इमेजिनरी लाइंस ऐसा महसूस होता है कि नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ चलती हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ चलती हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ चलती हैं। और जब मैं अंदर की बात करूं तो वो अपने पाथ को कंप्लीट करते हुए वो साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। तो किसी एक मैग्नेट के अंदर, किसी एक मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनके चलने का जो तरीका होता है, आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। अब इस एक बार मैग्नेट पर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बारी बारी से देखना। अभी जो मैंने इसके चारों तरफ जो लाइन बनाई है, इनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बनाती हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कांटेक्ट में ही अगर कोई दूसरी मैग्नेट आती है तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स कहां पर एक्सपीरियंस करेगी? जहां पर हमारी सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जहां पर ऐसे समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भीड़ लगी हुई होगी, और वहां पर ही हमारी दूसरी मैग्नेट सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स फील करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि बार मैग्नेट के जो एंड होते हैं, इन एंड पर बड़ी लाइन ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड रहती हैं। यहां पर लाइन पड़ी रहती हैं, सबसे ज्यादा लाइंस यहां पर हमें मिलेंगी कंसंट्रेटेड, इकट्ठी होती हुई। तो कोई भी पार्टिकल आए, चाहे मैं आयरन के पीसेस ले आऊं, चाहे मैं दूसरी मैग्नेट ले आऊं, तो इसके एंड पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेंगे। मैं छोटे छोटे आयरन के पीसेस डालूं तो सबसे ज्यादा आयरन के पीसेस इन एंड पर अट्रैक्ट होंगे विद कंपैरिजन द मिडिल पार्ट ऑफ दैट मैग्नेट।
इस मिडिल पार्ट के कंपैरिजन में एंड पर मैग्नेट के ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वहां पर अट्रैक्शन भी प्रॉपर्टी ज्यादा देखने को मिलेगी। अट्रैक्शन की क्या, अगर मान लो रिपल्सन की भी प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है, बट हम तो ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे अगर मैं यहाँ फील करूँ, मेरा डिस्टेंस बढ़ने पर मुझे पता है कल की थ्योरी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स कम होती जाती है। अब जैसे जैसे लाइन जहां पर कम होंगी वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम होता चलेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या बनती है इस पर, यह बनती है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो मैग्नेट के चारों तरफ होती हैं, ये किस टाइप का अपना कर्व बनाती हैं। ये एक स्मूथ कर्व बनाती हैं, स्मूथ कर्व प्लस कंटिन्यूस। ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इनका पाथ कंटिन्यूस होता है। इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि इनका पाथ कैसा होगा, कंटिन्यूस पाथ होगा। ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं करती, खत्म नहीं होती कि नॉर्थ से निकलकर साउथ जाएंगी और साउथ से निकलकर फिर कहां पहुंचेंगी, नॉर्थ पर। तो ये हमेशा कंटिन्यूस पाथ बनाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से निकलकर साउथ में एग्जिस्ट कर जाएंगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए क्या कहा जाता है कि वो प्लस से निकलेंगी और माइनस में जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। ये कंटिन्यूस पाथ अपना नहीं बनाती, ये डिसकंटिन्यूस पाथ बनाती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अपना एक कंटिन्यूस कर्व बनाती हैं, स्मूथ कर्व बनाती हैं। दूसरी बात इसको लेकर अगर मैं कहूं तो वो क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अगर आप कहीं भी किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट तुम्हें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ MFL gives the direction of magnetic field। वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या बता देगा आपको, डायरेक्शन। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। चौथी बात यह होगी कि जो हमारी लाइन है वो बाहर से नॉर्थ टू साउथ और अंदर से कैसे चलेंगी, साउथ टू नॉर्थ चलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस के इनसाइड में होता है। तो बात चौथी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सब्सटेंस के, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके इनसाइड में रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर नहीं होता, अंदर नहीं होता, उसके सरफेस पर आ जाता है। अगर मेरे पास में कंडक्टिंग स्फीयर है तो सरफेस पर आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, हमारे चार्जेस जो क्या है ऊपर फ्लो होकर आ जाते हैं सरफेस पर, कंडक्टिंग स्फीयर हो कुछ भी हो, अंदर वो रुकते नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी पाए जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ, साउथ से नॉर्थ कंटिन्यूस कर्व बनाएंगी। टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन को शो कराएगा। और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पॉइंट पर कभी भी दो डायरेक्शन को बताया नहीं जा सकता। ये कुछ बातें रही किसको लेकर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेकर, जो कि हमारी बार मैग्नेट क्रिएट कर रही है। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई मेरी बार मैग्नेट की। अब हम और भी कंडक्टर देखेंगे। अब मैग्नेट को नहीं पढ़ने आए, क्योंकि मैग्नेट को ही पढ़ना है तो आप 1820 से पहले की बात कर रहे हो। हम तो बात कर रहे हैं 80-20 के बाद की, कि अब आप मैग्नेट तो भूल जाओ। अब आप क्या करो, करंट कैरिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करो, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो सोलेनोइड की फॉर्म में हो। तो आगे की क्लास में हम यही देखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की नहीं होंगी, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी किसी कंडक्टर के द्वारा, और वो कंडक्टर या तो स्ट्रेट होगा, या तो वो कंडक्टर सर्कुलर होगा, और या फिर वो कंडक्टर हमारा सोलेनोइड फॉर्म में होगा।
तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।